बहुत बहुत स्वागत। कमिश्नरेट के ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत भूगोल विषय में हो रहे इस राज्य स्तरीय ऑनलाइन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कम वर्कशॉप प्रोग्राम में मैं पूरे महाविद्यालय परिवार और कमिश्नरेट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विशेष तौर पे स्वागत करता हूं आज के हमारे रिसोर्स पर्सन्स डॉक्टर विपिन सैनी सर, प्रोफेसर शाहाब फजल सर, प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा सर, प्रोफेसर रवि एस सिंह एंड डॉक्टर रविंद्र कुमार का और तमाम प्रतिभागियों का जो इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम इनिशिएटिव फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सीलेंस इन ज्योग्राफी के ऊपर है। इस 6 दिवसीय कार्यशाला में हमारा उद्देश्य है कि जो हम यूजी पीजी लेवल पर हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, भूगोल के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उन विषयों पर हमारी और पकड़ मजबूत हो। इसलिए हम हमारे जो बहुत मानद लोग हैं उनसे उनके जो क्षेत्र जिनमें वो पारंगत हैं उन पर उनके लेक्चर करवा रहे हैं ताकि हमें विषय में नई इंसाइट मिले और हम हमारी टीचिंग को और ज्यादा बेहतरीन कर सकें। ये कार्यक्रम कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर एवं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर के संयुक्त तत्वावधान से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हम, क्योंकि ये बहुत गरिमामयी कार्यक्रम है, सरकार इसमें इन्वॉल्व है, हम सर्टिफिकेट्स किसी भी सूरत में उन लोगों को इशू नहीं कर पाएंगे जिनकी हमें डेटा वेरिफिकेशन में हमें जिनकी अटेंडेंस नहीं मिलेगी। मैं क्षमा चाहता हूं, हालांकि आप किसी को भी ज्ञान के लिए जबरदस्ती नहीं बिठा सकते, लेकिन किसी किसी कार्यक्रम की कुछ औपचारिक सीमाएं होती है, उन सीमाओं में रहकर ही हमें कार्य करना होता है। आपको पता है कि कल हमारा इनॉग्रल सेशन था और इनॉग्रल सेशन के बाद कल जो 4 सेशन हुए मैं उनकी जानकारी दे दूं। प्रोफेसर एम.एच. कुरैशी सर जो जेएनयू से रिटायर्ड हैं, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया पे अपना व्याख्यान दिया। उसके बाद प्रोफेसर एच.एस. शर्मा रिटायर्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर ने क्लाइमेट चेंज इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान पर अपना उद्बोधन दिया। तत्पश्चात प्रोफेसर वी माधा सुरेश, प्रोफेसर मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई का व्याख्यान हुआ जिसका शीर्षक था द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिजास्टर एंड मिटिगेशन इंडियन सिनेरियो। और उसके बाद यंग ज्योग्राफर डॉक्टर विक्रमादित्य के चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम जेएनयू, उन्होंने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज एंड सेल्फ रिलायंस एंड इंडियन केस के ऊपर अपना व्याख्यान दिया। आज हम जिन व्याख्यान को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं मैं उनकी छोटी सी जानकारी दे दूं। सबसे पहले डॉक्टर विपिन सैनी सर एडवांसेस इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर अपने व्याख्यान देंगे। तत्पश्चात शाहाब फजल सर लैंड रिसोर्सेज कंटेम्परेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस पे उद्बोधन देंगे। फिर प्रोफेसर एच.एन. मिश्रा सर कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स इन ज्योग्राफी पे बात करेंगे। फिर प्रोफेसर रवि सिंह सर पायलटिंग ज्योग्राफी डायमेंशंस एंड डेस्टिनेशंस पर बात करेंगे। और लास्ट में डॉक्टर रविंद्र कुमार सर सर्वेइंग विद थर्डलाइट पे हमें हैंड ऑन प्रैक्टिस की तरह एक सेशन लेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए और विपिन सर का विशेष स्वागत करते हुए मैं विपिन सर को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा, पर उससे पहले मैं सर का परिचय देना उचित समझता हूं। डॉक्टर विपिन सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में। इनके इंटरेस्ट एरिया हैं पॉपुलेशन एंड अर्बन ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और डिजास्टर मैनेजमेंट। 24 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ आप मेंबर रहे हैं ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड एंड पैनल टू राइट द बुक्स ऑफ SIERT 2012। आपने कोऑर्डिनेट किया है ज्योग्राफी फॉर हायर एजुकेशन अकेडमी फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग HEART वर्कशॉप एट बीकानेर। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ बीकानेर 2017 तैयार किया और फिर उसको अपडेट किया 2018 में। आपने एसोसिएटशिप के लिए यूजीसी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस IUC, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है, वहां पर 2013 में इसको कंप्लीट किया फर्स्ट स्पेल को। आपने
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से पीएचडी की और जेएनयू सीएसआरडी से आपने एमफिल डिग्री प्राप्त की। आपने मास्टर्स इन पॉपुलेशन स्टडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज पॉपुलेशन साइंसेज IAPS मुंबई से की। आपने मास्टर्स डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से ही किया। आपने रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस की ट्रेनिंग जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद ने ऑर्गेनाइज करवाई थी वो की। और उसके पश्चात आपने रिमोट सेंसिंग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज GIS पे ऑर्गेनाइज रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर जोधपुर के द्वारा जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की उसको आपने सक्सेसफुली पूरा किया। और आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में भी विभिन्न स्तरों पर ट्रेनिंग ली और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैपिंग में अपनी योग्यता से सहयोग दिया। आपने, जब मैं अवार्ड्स और स्कॉलरशिप की बात करूं तो अवार्ड ऑफ एसोसिएटशिप of University Grants Commission, Inter-University Center for Humanities and Social Science at IIAS Shimla, आपका 2013, then travel grant in 2013 to present a paper in international conference in San Francisco, America, then teacher research fellowship from UGC, then junior research fellowship again from UGC, then Government of India fellowship for doing masters in population studies at IAPS Mumbai. आपके 10 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और आपने 25 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में प्रतिभाग लिया है। आपको यहाँ पाकर हम तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अब मैं चाहता हूं कि आप अपना उद्बोधन शुरू करें। थैंक यू डॉक्टर सोनी। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप उससे बताइएगा आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। और आप चाहें तो अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं सर, बिकॉज साइड बाय साइड वी कैन सी यू आल्सो। थैंक यू डॉक्टर सोनी। मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूं क्योंकि तो मैं चर्चा कर रहा हूं एडवांसेस इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सबसे पहले हम जब इस पॉपुलेशन ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं तो डेमोग्राफी एक वर्ड आता है, अक्सर हम यूज करते हैं। और डेमोग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जो डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है उसकी हमको पहले मेरे ख्याल से चर्चा कर लेनी चाहिए। डेमोग्राफी बेसिकली क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हम जानते हैं कि ये आपके बर्थ्स, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन, ये आपके 3 चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा डेमोग्राफिक डाटा रहता है। मैरिजेस वगैरह इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। और डेमोग्राफी और रहता है कि डेमोग्राफी के अंदर फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। अगर हम कहें कि तो डेमोग्राफी के अंदर जो मेजर रिसर्च या टीचिंग वगैरह है वो फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी की तरफ स्क्यूड रहती है, जबकि पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो ज्योग्राफी को डेमोग्राफी के साथ में जोड़ते हैं और इसके ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर चर्चा करते हैं। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं हमारा मेन डोमेन रहता है वह है स्पेस। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल एनालिसिस वगैरह जो है वह पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर हम कवर करते हैं। जैसे एग्जाम के रूप में हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि 2 प्लेसेस के अंदर किस प्रकार के डिफरेंसेस और वो डिफरेंसेस क्यों हैं। व्हाई सम प्लेसेस आर क्राउडेड एंड अदर्स आर नॉट। यहाँ पर चर्चा करते हैं तो मेजर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन जनरली होता है हमारा माइग्रेशन के द्वारा। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो हमारा रहता है या रिसर्च या टीचिंग जो है स्क्यूड रहती है मोर टुवर्ड्स माइग्रेशन, जबकि डेमोग्राफी के अंदर फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी के ऊपर ज्यादा और मैरिजेस वगैरह के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। हालांकि ये डिवीजन जो बहुत थिन है, बहुत नैरो होता है,
ऐसा नहीं है कोई वाटर टाइट डिवीजन है, दोनों में डेमोग्राफी के अंदर भी हम माइग्रेशन स्टडीज करते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर भी हम बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ और साइज, इसकी डेंसिटी वगैरह की हम चर्चा करते हैं, बट दिस इज बेसिक डिफरेंस हियर। नाउ जब हम चर्चा करते हैं एडवांसेस इन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, तो हम देखते हैं कि रेडचल के द्वारा सर्वप्रथम इस बारे में स्किल लेवल था, मेनली ह्यूमन ज्योग्राफी के उसके पर्सपेक्टिव के अंदर हम इसको क्या करते थे। ज्योग्राफी का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो ग्रोथ हुई है, वर्ल्ड वॉर के पश्चात में इसका ग्रोथ शुरू हुआ है, जिसके अंदर मुख्य जो ज्योग्राफर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो फ्रेंच ज्योग्राफर हैं, जीटी ट्रेवार था, डब्ल्यू जेलेंस्की, जे क्लार्क, ये मुख्य जो ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने हमारे इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हम 4 स्टेजेस के अंदर कर सकते हैं। तो इसे हम बेसिकली इसकी जो ग्रोथ है, एडवांसेस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको हम 4 स्टेज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, और यह है 60s तक चला, जिसके अंदर बेसिकली ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एस्टेब्लिश करने का कवायद रहा था इसके अंदर। तो इसमें बेसिकली जो काम किया गया था वह जीटी ट्रेवार था और बीजे गार्नियर के द्वारा था, और वह इसके अंदर पॉपुलेशन को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में लेना चाहते थे, और ये कहते थे कि बाकी सभी चीजें जो है वो पॉपुलेशन के रेफरेंस में ही या ह्यूमन के रेफरेंस में ही देखी जा सकती। सेकंड स्टेज जो है वो 60s to 70s चली, जिसमें मुख्य काम जेलेंस्की, बंजे और इनका था। यहाँ पर जैसा हम देखते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर भी उस समय क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो थी वो काफी हावी थी, काफी उसका प्रचलन था। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी आपकी जो है इस क्वांटिटेटिव टेक्निक से अछूती नहीं थी, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वगैरह का यहाँ पर इस्तेमाल काफी किया गया और सब्जेक्ट को आगे ग्रो करने गया। इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन को स्पेसिफाइड किया गया। थर्ड स्टेज की जब हम चर्चा करते हैं तो ये 70s to 80s के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे वहां की ये बात है। यहाँ पर आपका जो है जो मेजर फोकस वो था, वो उस समय जीआईएस की शुरुआत थी, कंप्यूटर डाटा वगैरह का यूज होना शुरू हुआ था, कई तरह की मॉडलिंग वगैरह के काम किए जाने लगे थे, जिसके अंदर हैगर स्टैंड का जो काम है वो बड़ा महत्वपूर्ण था, जिन्होंने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो जीआईएस के इनिशियल फेज के अंदर जीआईएस और कंप्यूटर जो था डेटा को इसको अंदर एनालाइज किया जाने लगा और कई तरह के मॉडल्स वगैरह हमारे सामने आने लगे इस फेज के दौरान। फोर्थ स्टेज जो थी हमारी वह 80s से लगा करके चलनी शुरू हुई, और अब हमारा एम्फेसिस जो था धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, या हम ये कहें कि ज्यादा फोकस होने लगा स्पेशल एनालिसिस के ऊपर, क्वांटिटेटिव साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर। स्पेशल डेमोग्राफी के रूप में यहाँ पे ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेवलप होने लगी। कई तरह के इसके अंदर स्पेशल डेमोग्राफी नाम के आपके जर्नल्स वगैरह भी यहाँ पर आपके आने लगे। तो इस प्रकार हम जब ये देखते हैं कि जो ग्रोथ हो रही थी सब्जेक्ट की, बेसिकली हम स्पेशल एस्पेक्ट को यहाँ पर हम इस सब पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर हम देखते हैं, और मेजर फोकस हमारा जो रहता है वो हमेशा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन को लेकर के रहा है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर। देन कंटेम्पररी ज्योग्राफी के अंदर स्पेशल एनालिसिस, चूंकि हम हमारे पास में स्पेशल डाटा, जियो रेफरेंस डाटा की काफी मात्रा में हमारे पास में ये डाटा उपलब्ध है, तो अब मेजर फोकस जो है शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे स्पेशल एनालिसिस को जीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर इसको डील करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। जो मेजर फोकस जो एरियाज जो हैं उनमें हम बात कर सकते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन स्टडीज जैसा हमेशा रहा है, ह्यूमन सिक्योरिटी, पॉपुलेशन हेल्थ, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी इश्यूज, ये सारे एरियाज जो हैं अब फोकस के अंदर हैं, और को जियो रेफरेंस डाटा के साथ में, स्पेशल डाटा के साथ में इनका यूज किया जा रहा है। ये कुछ मुख्य बुक्स वगैरह हैं जिनके मैं आप जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर जो लिखी गई थी, गार्नियर, जेलेंस्की, हेगरस्टैंड, वुड्स, जोन्स, ट्रेवार था, ये
बेहतर कुछ किताबें थी जिनका चर्चा आप जब भी आप कभी अपना रिसर्च या टीचिंग वगैरह करें तो इन बुक्स को आप निश्चित रूप से पॉपुलेशन स्टडीज के अंदर या पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर आप कंसर्न करें। इंडिया के अंदर जब हम चर्चा करते हैं, और जैसा कल कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया था, जब उन्होंने ज्योग्राफी के एडवांसेस के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जी गोसल साहब जो हैं उन्होंने इंडिया के अंदर बेसिकली पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या शुरुआत उनके काम के द्वारा होने लगी। और इस प्रकार से जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वहां पर आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक सेंटर डेवलप होने लगा, और उसके अंदर बाद में आरसी चांदना, मोहन साहब और ये सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन अपना इसके अंदर दिया। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, चांदना साहब की बुक जो है काफी प्रसिद्ध है, हम बहुत सारे लोग इसको कंसल्ट करते हैं। यहाँ इंडिया के अंदर मेजर जो वर्क होने लगा वह पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के वहां होने लगा। इसके अलावा बॉम्बे में भी कुछ काम इसमें होने लगा। बॉम्बे का जो मुख्य कंट्रीब्यूशन जाता है वह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस को जाता है, जो स्पेसिफिकली इसके लिए ही बनाया गया है। वहां पर काफी वर्क हुए, कुछ ज्योग्राफर जैसे शेखर मुखर्जी वगैरह वहां पर थे जिन्होंने फील्ड थ्योरी वगैरह का प्रतिपादन किया, जिस काफी रिकॉग्निशन वगैरह उनको प्राप्त हुआ। शेखर मुखर्जी और इसके अलावा यू सिन्हा वगैरह वहां पर थे। देन अपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के सीता। इसके अलावा जो मुख्य सेंटर ज्योग्राफी का रहा वो फिर आपका दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर CSRD सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट के अंदर पॉपुलेशन स्टडीज के नाम से सेंटर बनाया गया। और यहाँ पर जो मुख्य काम जो रहे वो प्रोफेसर आशीष बोस और MK प्रेमी साहब का मुख्य कंट्रीब्यूशन इसके अंदर रहा। इसके अलावा फिलहाल आज टाइम में कुलकर्णी साहब वहां पर हैं, प्रोफेसर हिमांशु हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा के अंदर। अब जब हम इंडिया के अंदर चर्चा करते हैं तो मुख्य जो काम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर किया गया वो बेसिकली रिसर्च हो, वो डिस्क्रिप्शन तक सीमित रहा। जैसा कल कुरैशी साहब ने भी कहा कि थियोरी डेवलपमेंट के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली कम रहा। हमने एम्पिरिकल स्टडीज बहुत की, तो हैवी बॉडी और स्मॉल हेड वाली जो बात कुरैशी साहब ने कही थी वह पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर भी लागू होती है, और डिस्क्रिप्शन तक हम लोगों का काम जो था वह सीमित रहा था। इसके अलावा जो मेजर काम जो किए गए वो सेकेंडरी डाटा बेस्ड होते थे, और उसके अंदर सेंसस ऑफ इंडिया, कुछ सैंपल सर्वेज वगैरह, इनका काम इनके जो डाटा को लेकर के था वो मुख्य काम उसके ऊपर रहता था। डाटा को लेकर के आप उनको एनालाइज किया करते थे। प्राइमरी डाटा का यूज रिलेटिवली कम रहता था। यहाँ पर हम ये नहीं कहना चाहते थे कि सेकेंडरी डाटा या प्राइमरी डाटा में कौन बेटर है, लेकिन जो काम जो हुआ मैं उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूं। तो मुख्य जो वर्क जो भी रहा यहाँ इंडिया के अंदर, सेंसस ऑफ इंडिया जो पब्लिश होती है उसके डाटा के ऊपर रहा। लेकिन 90s के बाद में कुछ अच्छे सर्वेज वगैरह पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में होने लगे, खास करके NFHS जिक्र मैं यहाँ करूंगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, उसके डाटा एनालिसिस उसके 90s और उसके बाद में काफी मात्रा में किया जाने लगा, और अच्छे रिजल्ट और बेहतर कॉजल इफेक्ट वाले जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको हमको देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पर एक चर्चा करना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ 4-6 महीने से हमने लॉकडाउन और उसके बाद में या इस जो कोविड का जो पीरियड है इसके अंदर हम ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा की है तो वह पॉपुलेशन ज्योग्राफी की चर्चा की है। यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि हम स्पेस को लेकर के पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर चर्चा करते हैं, तो ये अभी के लिए एक जो नए ज्योग्राफर्स हैं जो आगे काम करना चाहते हैं उनके लिए ये स्टडी एरिया है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर, कि हम ये देखें कि क्यों कुछ प्लेसेस के ऊपर आपका जो है कोविड का इम्पैक्ट बहुत अधिक है। हमने काफी चर्चाएं की थी, अभी इसमें आने लगी
आपका टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के कंपैरिजन वगैरह हुए कि टेम्परेट रीजन में कोल्ड के कारण से ज़्यादा है, या देन ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत सारी और तरह की बीमारियां वगैरह होती रहती हैं। तो ये एक कंपेरिजन, लेकिन अभी कोई कंक्लूसिव रिसर्च या इस तरह का कोई काम हमारे सामने नहीं आया है। तो नए डेमोग्राफर्स या नए जो ज्योग्राफर्स हैं वे इस काम को लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं और इसको अच्छी स्टडी एक बन सकती है इसके ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह है कि डेटा की जब हम चर्चा करते हैं, चाहे से हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें या डेमोग्राफी की बात करें, डेटा इसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जब डेटा की बात करते हैं तो डेटा की रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुरू से जब हम देखते थे तो हम सभी लोग जब भी डेली डेटा, जब कोविड का टाइम शुरू हुआ तो डेली डेटा पब्लिश होते थे और हम लोगों को लगभग कंठस्थ रहते थे कि कौन सा संसार में कितने हो गए हैं, कौन सा देश सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, इंडिया में कितने हैं, कौन सा हमारा स्टेट में ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अब डेटा के ऊपर हमारी निगाह इतनी नहीं रहती है। इसका मुख्य रीजन है, एक तो फटीग हो सकता है, जनरल फटीग की हम 6-7 महीने से लगातार इसके ऊपर कर रहे हैं, ध्यान फोकस हमारा दे रहे हैं। दूसरा कारण इसके ऊपर यह भी है कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, कि अब जो मैं चूंकि यहाँ पे बीकानेर के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी डेटा वगैरह, जो भी केसेस वगैरह आते हैं उनकी रिपोर्ट सबसे पहले हमारे पास में आती है। मैं जब यहाँ के जो डेटा की रिपोर्ट हमारे पास में आती है और नेक्स्ट जो अखबार में जो डेटा आते हैं उनमें डिस्क्रिपेंसी देखी जाती है। और वही जब स्टेट लेवल पर इसको जब शो किया जाता है तो उसके अंदर भी आप काफी डिस्क्रिपेंसी नजर आती है। और ये डिस्क्रिपेंसी अब लोगों के सामने भी आ रही है, वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या। तो इसलिए डेटा की अब रिलायबिलिटी जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कोविड के डेटा के ऊपर। इसलिए भी हमारा ध्यान इसके ऊपर अब जो समय आसपास में जितने भी बात करता हूँ, लोगों का फोकस इसके ऊपर नहीं था, खास करके जब एकेडमिशियंस का भी फोकस इसके ऊपर नहीं है तो ये एक चिंता की बात रहती है। जब क्योंकि कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट हो, किसी भी तरह के कोई आपको इश्यूज के ऊपर अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो डेटा जो है वह फर्स्ट और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेटा के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो डेटा की रिलायबिलिटी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि डेटा की रिलायबिलिटी को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। दूसरी चर्चा जो इस कोविड टाइम के अंदर की गई, वह सबसे अधिक जो चर्चा की गई थी वह लेबर माइग्रेशन की चर्चा की गई थी, या हम इसको कई बार रिवर्स माइग्रेशन भी कहते थे। और यह जो रिवर्स माइग्रेशन है, मेरे ख्याल से पहली बार इतना बड़ा रिवर्स माइग्रेशन हमने देखा है। इससे पहले जब तक जो भी हम देखते थे कि वो वन साइड या माइग्रेशन हुआ करता था, इस बड़ी तादाद में रिवर्स माइग्रेशन हमने पहली बार देखा है। तो माइग्रेशन से रिलेटेड डेटा भी हमारे पास में सेंसस से बेहद महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध होते हैं। जैसा कि 2011 की सेंसस इंडिकेट करती है 38% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी 2011 सेंसस, जब भी हम डेटा को यूज कर रहे हैं, आज तक भी डेटा को जब हम यूज करते हैं तो 2000 सेंसस 11 के डेटा हमारे लिए एक बेस बन जाते हैं। और इंडिया की जो डेटा है सेंसस के वो बहुत रिलायबल है, रिलेटिवली बहुत रिलायबल डेटा है। इसलिए सब जगह, सभी प्लानिंग में, सभी चीजों के अंदर हम सेंसस के डेटा को बेहद रिलीजियसली इनका उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ आगे थोड़े से डेटा में ये बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और जो बात मैं लेकर के आ रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है, डेटा की रिलायबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो भी हम सरकार ने कहा था कि हमारे पास में, जब संसद के अंदर क्वेश्चन उठा कि हमारे पास में जो लेबर माइग्रेंट्स हैं उनके डेटा नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पर ये चीज आपके फोकस में लाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में कुछ मात्रा में जो है एक
डाटा तो ऑफ कोर्स रिवर्स माइग्रेशन के डाटा नहीं है, इसको आने में हमारे पास में वक्त लगेगा, लेकिन एक बेस जो था वो हमारे पास में था, जिसको ध्यान में प्लानिंग टाइम में रखा जा सकता था। प्रोपोर्शन ऑफ माइग्रेशन इन अर्बन पॉपुलेशन, हम ये देखते हैं कि 47% जो है अर्बन एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन है वह माइग्रेंट्स पॉपुलेशन है। वो अलग अलग प्रकार के माइग्रेंट्स पॉपुलेशन हो सकती है। फिर इंटर स्टेट माइग्रेशन, जैसा आपने अभी नोटिस भी किया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो थे वो सबसे ज्यादा सोर्स एरियाज हैं जहां से माइग्रेंट बाहर जाते हैं, मेनली लेबर के लिए जाते हैं, और जो कैचमेंट एरिया जो उनका हुआ करता या जो रिसीविंग एरिया जो होता था वह मुख्य रूप से महाराष्ट्र और दिल्ली है। इसीलिए हमने जो कोविड के केसेस भी यहाँ पर देखे कि महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर बहुत अधिक है, कारण कि जब माइग्रेंट्स वहां जाते हैं तो उनके साथ में काफी तरह की समस्याएं रहती हैं। उनको प्रॉपर आपको वो नहीं मिल पाता, रेजिडेंस नहीं मिल पाता, सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इस कारण से वहां पे आपके प्रॉब्लम जिस भी स्टेट के अंदर आप जाते हैं प्रॉब्लम आपको ज्यादा दिखाई देती है। यह सारा चर्चा मैंने इसलिए की थी कि भाई फोर फ्रंट पे लेकर के आने की डाटा की इंपॉर्टेंस है हमारे, और भारत के अंदर जो सेंसस के डाटा जो है वो हमारे मुख्य डाटा है जिसके आधार पर हम सारा एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा सैंपल सर्वेज का मैंने आपको जिक्र किया, तो सैंपल सर्वेज सैंपल लेकर के सर्वे किया जाता है, जिसके अंदर जो रिलायबल डाटा, जो बहुत रिलायबल डाटा हमें प्राप्त होते हैं, उसमें दो मुख्य रूप से हम शामिल उनको कर सकते हैं। इसमें नेशनल सैंपल सर्वे है और दूसरा मैंने जैसे पहले जिक्र किया था NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसके अलावा डाटा जो आपको प्राप्त होते हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स हमारे बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ, मैरिज, डाइवोर्स, इनका एक कानून है कि आपको इनके बारे में जो भी है जानकारी इनको रजिस्टर करवाना होता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर बहुत अधिक पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है और इलिटरेसी भी बहुत अधिक हुआ करती थी, तो ये वाइटल इवेंट्स के जो डाटा जो हैं हमारे इंडिया के अंदर इतने रिलायबल नहीं है। फिर आती है बात सेंसस की, तो सेंसस की मैं डिटेल में चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूं कि 2021 में हमारे यहाँ पर सेंसस होने जा रही थी, लेकिन कोविड के कारण ये थोड़ी सी आगे पोस्टपोन हो गई है। फिर भी ये अभी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको मैं सोचता हूँ कि जितने हमारे ज्योग्राफर हैं उनको जानकारी इसके बारे में 2021 की जनगणना के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है कि वे जाने की क्या क्या चीजें हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। और सेंसस जो है या जनगणना जो है वो क्या है, बेसिकली डाटा को कलेक्ट करते हैं हम, कलेक्ट करने के पश्चात उनकी कंपाइलिंग की जाती है, कंपाइलिंग करने के पश्चात इवेल्युएशन किया जाता है, डाटा को देखा जाता है कितना सही है कितना गलत है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर पब्लिशिंग किया जाता है या डिसेमिनेट किया जाता है। आपके डेमोग्राफिक डाटा, सोशियो इकोनॉमिक डाटा, और ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के रेफरेंस में होते हैं। जैसे हम 2011 की चर्चा अभी कर रहे थे, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के रेफरेंस में रहता है और ये टाइम जनरली हमारा 1 मार्च उस समय का रहता है। तो जो भी डाटा हम 2011 की चर्चा कर रहे हैं तो उनका रेफरेंस डेट 1 मार्च 2011 है। यहाँ मैं आपको जो इंडियन सेंसस हमारी है वह जिस एक्ट के आधार, इस एक्ट को मैं इसलिए लेके आना चाहता हूँ कि बहुत लोगों में अभी सेंसस के लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है कि हम डाटा दें नहीं दें। इसलिए मैं आप सभी के सामने ये चीज रखना चाह रहा हूं कि जब भी एन्यूमरेटर वह होता है जो हिंदी में प्रगणक कहते हैं इसे, एन्यूमरेटर वह है जो डोर टू डोर जाकर के प्रत्येक घर पे जाकर के डाटा को कलेक्ट करता है। तो 1948 एक्ट जो है ये सेंसस एन्यूमरेटर को ऑथराइज करता है, आपको ये ऑथराइज किया जाता है कि वे प्रिस्क्राइब्ड सेंसस क्वेश्चंस को पूछ सकें प्रत्येक घर में जाकर के। वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं पूछ सकता, जो सेंसस के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड आपको क्वेश्चनेयर दिया गया है केवल वहीं तक उसको सीमित रहना होगा और वो प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस को पूछने के लिए वह ऑथराइज्ड है। दूसरी तरफ
जहां पर भी वह जाता है, या आप लोग या हम लोग जो भी हैं, अगर एन्यूमरेटर हमारे घर पर आता है, देन वी आर लीगली बाउंड टू गिव हिम इंफॉर्मेशन। हमें उसको पूर्ण और सही जानकारी देने के लिए हम लीगली बाउंड हैं। ये बात मैं चाहता हूं कि आपको डिसेमिनेट करनी चाहिए आपके अपने सर्कल्स में, जहां पर भी आप लोग रह रहे हैं, कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बार बार की रिलायबिलिटी जो डाटा की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंसस जो है वो बहुत जाइजेंटिक टास्क है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है सेंसस के द्वारा जनरेट किया जाता है, जिसको जो सभी हमारे जितनी भी प्लानिंग, जितने भी प्लान जो हमारे बनते हैं, जितने भी आगे की हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो सारा का सारा बेस जो है वो सेंसस के ऊपर रहता है। इसलिए सेंसस के डाटा की, और मैंने कहा कि हमारे सेंसस के डाटा की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर करना चाह रहा हूं कि इसको आप आगे भी डिसेमिनेट करें कि वो उस ऑथराइज है जो प्रगणक या एन्यूमरेटर आपके आता है, और हम लीगली बाउंड हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको जो देनी चाहते हैं वो ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन जो भी आप एन्यूमरेटर्स को दें, वह आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। उसको कहीं पर भी यूज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट स्टैटिस्टिकल पर्पसेस। आप स्टैटिस्टिकल पर्पसेस में आपकी गणना होती है, और वह एक कॉमन फॉर्मूलेशन बनता है, और उस फॉर्मूलेशन के आधार पर आपकी पॉलिसीज जो हैं वह डिसाइड होती हैं। तो यदि हम सही डाटा देंगे तो सही इंफॉर्मेशन सामने आएगी, सही इंफॉर्मेशन देंगे तो सही डाटा आएंगे, और सही डाटा आएंगे तो पॉलिसीज बनाने में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बेहद मदद मिलेगी, और हम बेटर पॉलिसीज हमेशा बना पाएंगे। तो यह इसका बेसिक आधार है। और इसलिए इंफॉर्मेशन देने में किसी को भी किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इवन किसी भी आपके अगेंस्ट में आप कोई इनकम या किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर देते हैं इसके अंदर, तो वह किसी भी कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज या इसको एज ए प्रूफ हम या गवर्नमेंट या कोई भी इसे एज ए प्रूफ के रूप में इसको कहीं पर भी शो नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी आपका प्रगणक या एन्यूमरेटर किसी के घर पर आते हैं तो उन्हें पूर्ण जानकारी सही रूप में देनी चाहिए, ताकि हमें पॉलिसी बनाने में मदद मिल सके। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा 2021 की सेंसस की कर लेता हूं, क्योंकि ये कई मायनों में यूनिक सेंसस है। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि एक बहुत जाइजेंटिक टास्क होती है ये। इसके लिए सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का बजटरी लेआउट रखा है। कुल 33 लाख एन्यूमरेटर्स जो घर घर जाएंगे, 33 लाख लोग इस कार्य के अंदर सम्मिलित होंगे। भारत सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन्हें जो जाइजेंटिक टास्क है उसमें इलेक्शन एक बड़ा काम होता है, कि बहुत सारे लगभग सभी इलाकों में होता है। लेकिन जो सेंसस है वह इलेक्शन से भी बड़ा काम होता है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अलग अलग फेजेस में होते हैं, लेकिन सेंसस जो है हमारी वो एक साथ कंडक्ट करवाई जाती है, और इतने बड़े पैमाने पर होती है। तो बहुत इसके अंदर आपके न केवल पैसा लगता है, बल्कि मैन पावर का भी काफी इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है। और 2021 की जो जनगणना है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि सारी काम जो है हमारे डिजिटाइज्ड हो रहे हैं, और यह पहला टाइम मौका है जब एन्यूमरेटर्स के पास में आपको डाटा कलेक्ट करने के लिए मोबाइल फोन्स के अंदर एप्लीकेशंस डाउनलोड करके वो काम में लेंगे। पहले उनके पास में एक फॉर्म हुआ करता था जिसको वो पेन से भरा करते थे, लेकिन अब जो ना केवल वो फॉर्म होगा, बल्कि मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि जब हम डाटा मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कलेक्ट करेंगे तो इसको आगे अपलोड करने में या आगे पहुंचाने में समय कम लगेगा। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि जो सेंसस के डाटा होते हैं इतने ज्यादा संख्या में होते हैं कि उनको कंपाइल करने में, उनको एनालाइज करने में इतना टाइम लगता है, और डिसेमिनेशन में बहुत समय लगता है कि जब दूसरी सेंसस हो रही होती है उसके बाद तक भी पिछली सेंसस के डाटा हैं वह रिलीज होते रहते हैं।
पहले सारा काम मैनुअली हुआ करता था। 91 की सेंसस से डिजिटाइजेशन का काम शुरू हुआ, तो हमारे पास में डाटा रिलेटिवली फास्ट आने लगे, लेकिन उसमें भी हमें डाटा में बहुत समय 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते थे। ये इंप्रूवमेंट होते होते 2011 में हमारे पास में रिलेटिवली फास्टर डाटा आए। लेकिन अब जब हम मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कर रहे हैं काम, तो ये हमारा डिसेमिनेशन जो डाटा है वो है फील्ड लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल और स्टेट से नेशनल लेवल पर पहुंचने में चूंकि बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2021 के सेंसस के जो डाटा हैं वह हमें बेहद जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। जो ओरिजिनल शेड्यूल जो था वो इसका 9 से 28 फरवरी 2021 के बीच में डाटा कलेक्ट करने का था। 3 फेजेस इसके रहते हैं, कोई सेंसस आपकी जो रहती है। जो टास्क की बात मैं आपसे कर रहा था, तो इसमें लगभग 2500 के आसपास में राजस्थान के अंदर ही केवल फील्ड ट्रेनर्स लगाए जाएंगे, 40,000 सुपरवाइजर्स और 1,76,000 एन्यूमरेटर्स घर घर जाकर के डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो सेंसस डाटा जो, चूंकि हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जैसा मैंने एम्फसाइज किया कि अधिकतर काम सेंसस डाटा के आधार पर होता है, इसलिए सेंसस ऑपरेशन कैसे होता है वह अगर हम जान लेंगे तो हमें उन डाटा को एनालाइज करने में और मदद मिली है। तो सबसे पहले सेंसस जो है वो 2 फेजेस में हुआ करती थी, अब 3 फेजेस में होने लग गई हैं। 2 फेज है बेसिकली, लेकिन उसके 3 पार्ट हैं। पहला फेज है, उसके अंदर आपका हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन होता है और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये आपका चर्चा में भी काफी समय तक रहा था, आप सब लोग अब से अच्छी प्रकार से वाकिफ हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है और यह पहली बार 2011 की सेंसस में इसको उपयोग में लाया गया था। तो सर्वप्रथम जो फेज होता है वो जो शेड्यूल्ड था 2021 की जनगणना के लिए, वह जून से लगा करके सितंबर माह के मध्य 2020 के अंदर करना था, लेकिन पेंडेमिक के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया है। जो भी अभी तक डेट इसकी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन जो भी डेट होगी तो वो आगे बढ़ेगी। जैसा मुझे ध्यान आता है, इस प्रकार का जो डाटा आगे बढ़ाने वाला काम शायद पहली बार इतना लंबा आगे खिसकने वाला काम हो रहा है। इससे पहले इतना लंबा काम आगे कभी नहीं खिसका है। दूसरा होता है हाउस होल्ड शेड्यूल, जिसके डेट जनरली आप यूज करते हैं। जो मैं डेट आपको यहाँ बता रहा था, 9 से 28 फरवरी 2021 के बीच में उसको लिया जाना था और उसकी जो रेफरेंस डेट थी कि जो मैंने कहा एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर के डाटा होते हैं, वह 1 मार्च होनी थी, लेकिन वही आगे जो है खिसक गई है। अब हाउस लिस्टिंग जो है, जो मैंने आपको बताया 2020 में होने वाली थी, जो जून से सितंबर के मध्य में पहले हाउस लिस्टिंग के डाटा तैयार किए जाते हैं। हाउसेस के बारे में जो कम्युनिटीज के जो डाटा आप सेंसस से लेते हैं वो हाउस लिस्टिंग के दौरान तैयार किए जाते हैं। वो एक्चुअल सेंसस से करीब 6 महीने या साल भर पहले लगभग इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अंदर एक नोशनल मैप वगैरह बनाया जाता है और पूरे एरिया को या पूरी कंट्री को हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के ऊपर एक एन्यूमरेटर होता है। इसी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को जब हम हाउस होल्ड सेंसस करते हैं, जो फरवरी 2021 में शेड्यूल्ड थी 9 से 28 फरवरी के बीच में, वहां पर जब हम एन्यूमरेटर्स जाते हैं, या उस समय इसको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नहीं बोल करके एन्यूमरेशन ब्लॉक बोला जाता है। इस प्रकार का एक मैप वगैरह है, वह प्रगणक या एन्यूमरेटर के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको नोशनल मैप या नजरी नक्शा वगैरह कहते हैं। तो उससे प्रत्येक अपना ये बना करके और सुपरवाइजर को सबमिट करते हैं और सुपरवाइजर फिर इसको देखते हैं कि कहीं कोई एरिया छूटा हुआ तो नहीं है। सारा जो भी आपका एरिया है, जो भी कंट्री है, उसका प्रत्येक भाग को जो है इस सेंसस के अंदर कवर किया जाता है, चाहे से वहां पर लोग रह रहे हों या नहीं रह रहे हों। अब जो चेंज जो यहाँ पर लाया गया है वो यह है, जो ज्योग्राफी से भी आप यहाँ पर अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं कि आपको जोड़ा गया है। यह जो नक्शा बनाने के लिए है, सेंसस ऑपरेशन ने स्पेशल डाटा को यूज करने के का काम शुरू कर दिया है
और आर्क जीआईएस के साथ में सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप करके एक आर्क जीआईएस क्विक कैप्चर ऐप डेवलप किया है। आर्क जीआईएस क्विक कैप्चर ऐप तो इसरी ने पहले से डेवलप कर रखा था, लेकिन इसको कस्टमाइज किया गया है सेंसस ऑपरेशंस के लिए। विपिन सर, ये इस प्रकार का। हाँ सर। सर, we have only few minutes now. ओके, मैं फटाफट इसको जस्ट एक दिखा करके आगे निकलता हूँ ना। तो ये आपका क्विक कैप्चर वगैरह है, इससे आपके जो है अब मैप बनाने में आपको काफी आसानी हो जाती है। ये जब आप इसके अंदर जाते हैं तो कस्टमाइज किया हुआ इसका आपको मेन्यू मिलता है, और इसके द्वारा जिस भी एरिया में एनिमेटर जाता है वहां पे उसको मैप तैयार करने में आसानी रहती है। इसमें आप जियो टैगिंग वगैरह की जाती है जीपीएस के द्वारा, और जब आप वो अपने सब जगह जाकर के अपने पॉइंट्स को लेता है तो ये मैप इस प्रकार से आपका तैयार होता है। उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। जिन्होंने जीआईएस के ऊपर वर्क किया है वो जानते हैं इसको। और फाइनली ये इस प्रकार का आपका मैप इसके अंदर आ जाता है, और इसमें कवरेज आ जाता है। बेनिफिट इसका ये है कि इसको तुरंत अपलोड कर दिया जाता है, और सुपरवाइजर वगैरह देख लेते हैं इसके द्वारा कि कोई भी प्लेस जो है वह छूटा हुआ तो नहीं है। यह मकान सूचीकरण की जो क्वेश्चनर है, 34 क्वेश्चन है, जिस प्रकार की आपको शीट मिलती है जिसके अंदर एन्यूमरेटर्स को ये जानकारी भरनी होती है। मैं चूंकि इसको समय कम है इसलिए एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकता अभी। इसके लिए भी आपके फिर से वह एक ऐप डेवलप किया गया है जो सेंसस हाउस लिस्टिंग के लिए आपका ये मैप है, ऐप है, और इस प्रकार की जानकारी इसमें रहती है। तो जो क्वेश्चन आपके 34 क्वेश्चन उस लिस्ट के अंदर है, उस पेपर के ऊपर है, वो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर है। और हमने इसको यूज करके देखा तो हमने खुद ने पाया कि पेपर पेंसिल की बजाय अगर आप इसके द्वारा इसको अपडेट करते हैं तो ये बेटर रहता है और इजी है काफी। यहाँ मैं इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी जब सेंसस होने आएगी तो बहुत सारे कॉलेज लेक्चरर्स को ट्रेनर्स के रूप में भी वहां पर एंगेज किया जाएगा, इसलिए उनके थोड़ा सा अगर गो थ्रू हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा फायदा रहेगा। ये हाउस लिस्टिंग के बारे में है जानकारी सारी, किस प्रकार से इसमें आपको ये डाटा भरना होता है। फिर ये लास्ट में आपका शेड्यूल जो है, जो हाउस होल्ड शेड्यूल है, उसके लिए भी ऐप डेवलप किए गए। तो बेसिकली 4 ऐप डेवलप किए गए हैं। एक तो मैप बनाने के लिए है, एक हाउस लिस्टिंग के लिए है, एक आपका हाउस होल्ड शेड्यूल के लिए है, और चौथा एनपीआर के लिए जो है ये एक ऐप डेवलप किए गए। तो हम जो शुरुआत की गई थी और जो हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है डाटा का, उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि लगातार अपडेशन हो रहा है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और जो नई टेक्निक्स है, खास करके जो जीआईएस वगैरह की टेक्निक्स, उसको हम यहाँ पर ना केवल डाटा कलेक्शन में इसको हम शामिल करते आ रहे हैं, अब हमारी जिम्मेदारी ग्राफर्स की ये रहती है कि उसको आगे हम अपने रिसर्च में और टीचिंग में भी हम इसको लेकर के अगर जाएं तो वो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही सारगर्भिक तरीके से पॉपुलेशन ज्योग्राफी में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए उनसे हमको अवगत करवाया, और उसके साथ ही साथ आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें इस बात से अवगत करवाया कि ये जो सेंसस 2021 भारत में होने वाला है उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या होगी, उसमें कौन कौन से रीसेंट ट्रेंड्स को हम अपना रहे हैं, कौन कौन सी रीसेंट मैकेनिज्म को हम अपना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे प्रतिभागी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने, तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।